हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 1 है ऑफ द एसएससी एमटीएस जीलीएस कोर्स का, जहां पे आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी। और क्योंकि विजन एकेडमी ने ली है आपकी जिम्मेदारी इंग्लिश की तैयारी करवाने की, तो आज डे 1 है जहां पे आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले, लेकिन हमारा मकसद है कि आगे आने वाले 45 डेज़ के अंदर हम आपको 500 इडियम्स पूरा मतलब एक एटलीस्ट 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा दें, जिसकी वजह से आपका एक भी मार्क्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में ना जा सके। ठीक है, तो कंप्लीट तैयारी हम आपको करवाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एस्टिमेटेड 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस के हर एक एग्ज़ाम में। तो इसीलिए हम यहाँ पे पूरी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर का। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, ठीक है, आज का जो नोट्स रहेगा, वर्कशीट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। और साथ में जब कभी भी टेस्ट रहेगा या कोई अपडेट्स भी मिलेगा, कोई अपडेट्स रहेगा, तो वो भी आपको यहीं पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड दिया गया, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया गया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि वंस कप ऑफ टी, ठीक है, तो इसका क्या यहाँ पे मीनिंग होगा, ये इडियम का क्या मीनिंग होगा। देखिए ये जो है ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस के 2022 के शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो ये तब पूछा गया था। तो वंस परसेप्शन अबाउट समथिंग, समवन, वंस जनरल प्रिंसिपल, वंस हार्ड अर्न मनी, या फिर वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि वंस कप ऑफ टी का मीनिंग क्या होगा। तो वंस कप ऑफ टी जो है इसका राइट मीनिंग जो है वो है वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग, राइट। ओके, सो वंस चोजन या फिर प्रेफर्ड थिंग मतलब कि किसी का, मतलब कि कोई चूज़ किया हुआ, या फिर प्रेफर्ड मतलब कि उसका मोस्ट कॉमन ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो कि मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो क्या बोलेगा कि मैथ्स लाइक आई लाइक मैथ्स बिकॉज मैथ्स इज़ माई कप ऑफ टी। तो दैट मीन्स कि उसको मैथ्स बहुत पसंद है और मैथ्स उसके लिए बहुत सिंपल है, तो इसीलिए वो उसके लिए यूज़ करेगा एडियम की वंस कप ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। च्यू द सीनरी, इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, च्यू द सीनरी ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2022 में। तो टू अंडरस्टेट, या फिर टू एक्ट ओवर इमोशनली, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, या फिर टू ब्यूटिफाई, या फिर टू मिसमैनेज। इसका जो राइट आंसर है, ओके, इसका राइट आंसर है, आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने बी आंसर गेस किया है तो दैट इज़ द राइट आंसर। टू एक्ट ओवरली इमोशनल मतलब कि एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब जैसे अपना इमोशन बहुत ज़्यादा दिखाता है ना, उसको बोलते हैं कि च्यू द सीनरी। ओके, कि अगर जैसे समझो कि कोई रोना धोना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी सी बात पे, तो उसको बोलते हैं च्यू द सीनरी, ही इज़ च्यूइंग द सीनरी। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि बहुत ज़्यादा ओवरली, मतलब अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। ओके, टू शोकेस एन इमोशन मतलब अपना इमोशन को बहुत ज़्यादा शोकेस करने को हम बोलते हैं च्यू द सीनरी। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका क्या होगा। थ्रू थिक एंड थिन ये भी पूछा गया था एसएससी एमटीएस एग्जाम में। इन गुड एंड बैड टाइम्स, विथ ग्रेट प्राइड, टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, या फिर इन एवरी पॉसिबल वे। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मीनिंग होगा, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑलवेज सुना होगा, कहीं ना कहीं हमेशा सुना होगा आप लोगों ने। ओके, थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है कि इन गुड एंड बैड टाइम्स। ओके, जैसे कि आपका दोस्त आके बोले आपको कि आई विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कि मैं तुम्हारे गुड टाइम्स और बैड टाइम्स में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये भी 2022। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, अ ट्रिक टू डिवाइस, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, एन ईजी टास्क। तो इसका जो राइट मीनिंग है वो है, ओके, इसका जो राइट मीनिंग है दैट इज़ ऑप्शन सी, स्पेशल स्किल्स एंड और नॉलेज। ठीक है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड,
तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हम यूज़ करते हैं कि एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल्स या नॉलेज होता है किसी एक चीज़ के बारे में, ठीक है, उसने इतनी बार कर लिया होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में लाइक स्पेशल नॉलेज, मतलब कि उसके फाइन लाइंस पता है कि कैसे इससे हम मतलब निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसको इतना ज़्यादा स्किल्स है कि उसको हर एक बारीकियाँ एवरीथिंग उसको पता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई डॉक्टर है जो कि बहुत ही फाइन डॉक्टर है इन हार्ट सर्जरी, तो हम बोलेंगे दिस डॉक्टर नोज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑफ हार्ट सर्जरी, ठीक है, बिकॉज उसके पास में स्पेशल स्किल्स है, बहुत फाइन लाइन नॉलेजेस हैं उसके पास, नॉलेज है उसके पास में, ठीक है। इन अ नटशेल, ये बहुत ही ईजी है, सबको पता होना चाहिए, इन अ नटशेल, ठीक है। तो इन अ नटशेल यहाँ पे देखो, एक्सट्रीमली प्राइड, वेरी ब्रीफली, अंडर प्रोटेक्शन या फिर विदाउट डीले। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वेरी ब्रीफली, ठीक है। जब आप ब्रीफली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इन अ नटशेल, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द काउंट, ओके, आउट फॉर द काउंट, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी एक्सपेंसिव, प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, या फिर रेडी फॉर स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। मतलब कि एक पर्सन, अगर हम बोलें कि अनकॉन्शियस, अगर हम ये बोलें ओके अनकॉन्शियस है, तो ये भी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। आउट फॉर द काउंट, ठीक है, आउट फॉर द काउंट का मीनिंग होता है कि एक बहुत ही गहरी नींद में या तो कोई सो रहा है या तो अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट फॉर द काउंट, ही इज़ आउट फॉर द काउंट। दैट मीन्स कि उसका जो मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, ओके, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन, इसका मीनिंग क्या होगा? ये देखो, ये तो सुना ही होगा हमेशा, और मुझे एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसका तो पता ही होगा आंसर। टू एक्सपेक्ट समवन्स आइडिया, टू गिव अ सेकेंड चांस, टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, टू सेट अ लिमिट फॉर ऑन समथिंग। ड्रॉ अ लाइन, यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑन योर प्लेइंग हैबिट्स, या फिर यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑन योर बैड हैबिट्स, ओके, यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन फॉर योर स्मोकिंग। तो ड्रॉ लाइन का मीनिंग होता है कि सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, ओके। ड्रॉ लाइन का मीनिंग होता है सेट अ लिमिट फॉर समथिंग। ये सब जो मैंने अभी इसके पहले बताया सेंटेंसेस, वो एग्जाम्पल्स थे इसके, ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट, ये भी सुना होगा, ये भी सुना होगा, बहुत ही फटाफट इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। टू नैरोली एस्केप डिजास्टर, एन अनफेयर अटैक, different opinion about someone or something very similar in appearance, okay, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, ओके। तो डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट मतलब कि आपका डिसीजन चेंज हो गया है, ओके। तो डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। अब इसके पहले तक जैसे कोई कोई रहता है ना, कुछ लोग रहते हैं, बोलते हैं कि ये बुरा है यार, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। फिर अचानक से थोड़ा कुछ हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार, ये चीज़ तो सही है, यही करनी चाहिए। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो पहले बोलता था कि मारुति की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, पर अचानक से कुछ उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया और उसने वो मारुति की गाड़ी ले ली। तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट, मतलब कि आप ओपिनियन बदल देते हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, एन आई वॉश, इसका मीनिंग क्या होगा? इन राइटिंग, अ प्रेटेंस, अवॉइड टॉकिंग, अ रेयर इवेंट। एन आई वॉश, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अ प्रेटेंस। अच्छा, प्रेटेंस का मीनिंग समझ लें, प्रेटेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रेटेंस का मीनिंग अगर हम बात करें प्रेटेंस के बारे में, तो एन एक्शन, एक एक्शन है, ओके, विच इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट इट इज नॉट। मतलब कि एक ऐसा एक्शन है जिसको हम बिलीव करते हैं कि वो ट्रू है, वो सही है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो अ प्रेटेंस, इसमें हम एक अलग मीनिंग भी ले सकते हैं इसका, सॉरी, मिसलीडिंग, मिसलीड करना, ठीक है, ओके। मिसलीडिंग एक्शंस को हम बोल सकते हैं अ प्रेटेंस, एन आई वॉश या फिर अ प्रेटेंस, ओके, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है, मिसलीडिंग एक्शंस, ठीक है। कि जैसे कि आप ये क्रीम लगा लो, आप 1 महीने में गोरे हो जाओगे, ये क्या है? मिसलीडिंग एड्स हैं,
तो मिसलीडिंग एड्स भी बनाते हैं ना, आई वॉश, ओके, एड्स टुडे पुट एन एड्स टुडे ट्राई टू पुट एन आई वॉश ऑन यू, तो वो आपको मिसलीड करना चाहते हैं, ठीक है। टू लीड वन बाय द नोज़, इसका मीनिंग क्या होगा? टू लीड वन बाय द नोज़, एसएससी एमटीएस में ये भी पूछा गया था 2022 में। टू बाय अगेन आफ्टर फेलिंग एट समथिंग, अच्छा टू यहाँ पे बाय नहीं होगा, टू डू अगेन after failing at something, to control someone completely, to have the freedom to choose, to be anxious to start something। इसका मीनिंग क्या होगा? टू लीड वन बाय द नोज़, मतलब कि एक पर्सन को लीड कर रहे हो आप बाय द नोज़, मतलब तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ऑप्शन बी, ओके, टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समवन, किसी पर्सन का अगर कंप्लीट कंट्रोल है किसी के पास में तो हम कह सकते हैं टू लीड वन बाय द नोज़, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले विथ फायर, ये तो सबको पता होगा, एवरीवन वुड बी नोइंग इट, सबको पता होगा, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये भी, ओके। प्ले विथ फायर सिंपल है, टू डू समथिंग रिस्की, ओके, वेरी सिंपल, इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्ले विथ फायर का मीनिंग होता है कि कोई रिस्की काम करना, ठीक है, कि जैसे कि समझो कि कोई है जो कि एक विदाउट एनी सपोर्ट पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ही इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन, ओके, ही इज़ प्लेइंग विथ फायर बाय क्लाइंबिंग द माउंटेन विदाउट एनी सपोर्ट, ओके, ही इज़ प्लेइंग विथ फायर बाय क्लाइंबिंग द माउंटेन विदाउट एनी सपोर्ट, दैट मीन्स कि वो मतलब बहुत ही रिस्की टास्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल, इसका मीनिंग क्या होगा? टू रिवील द सीक्रेट, टू बी फ्रेंडली, टू होल्ड ग्रजेस, टू मेक पेमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू मेक पेमेंट, ठीक है। टू फुट द बिल का मीनिंग होता है टू मेक पेमेंट, ठीक है। पेमेंट करने जब हम करते हैं किसी चीज़ का तो उसको हम बोलते हैं टू फुट द बिल, ठीक है। लॉन्ग इन द टूथ, ओके, लॉन्ग इन द टूथ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू अनकंफर्टेबल फॉर वर्ड्स, टू ओल्ड टू डू समथिंग, टू वाइज फॉर पीपल, एक्सट्रीमली डेंजरस। इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी टू ओल्ड टू डू समथिंग। एक पर्सन जब बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग इन द टूथ, ओके। सो बहुत ओल्ड है कि वो, जैसे कि हम अगर इसको यूज़ करना चाहें, ही इज़ लॉन्ग इन द टूथ टू डू ड्राइविंग, मतलब कि ही इज़ टू ओल्ड टू डू ड्राइविंग, ठीक है। टू वॉक द टाइट रोप, ओके, टू वॉक द टाइट रोप। वॉक द टाइट रोप का मीनिंग तो सबको पता ही होगा, कि सबने देखा ही होगा, एक ऐसा रोप होता है उसके ऊपर एक पर्सन होता है जो कि ऐसा चल रहा होता है, मतलब एक ऐसा बाम्बू लेके। टू वॉक द टाइट रोप यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे टू बी एन एक्सपर्ट, बी वेरी कॉशियस, बी वेल ट्रेन या बी नर्वस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी वेरी कॉशियस। कॉशियस मतलब केयरफुल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, गिर जाएंगे, ओके। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वेरी कॉशियस, ओके, परफेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? टू ड्रॉप समथिंग, टू फाइंड आउट समथिंग, यहाँ पे थोड़ा चिपक के आ गया है, ओके, स्पेस नहीं है वहाँ पे, टू इसका लिख देता हूँ, टू फाइंड आउट समथिंग, ठीक है, स्पेस मिस हो गया वहाँ पे। गिव अवे अ सीक्रेट, टू गेट अ न्यू आइडिया। स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? आई होप सो सभी लोगों को यहाँ पे राइट आंसर इसका मिल रहा होगा, ओके, बिकॉज ये बहुत इजी वाला है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाए एग्जाम में तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर विल बी ओवर हियर, दैट इज़ ऑप्शन सी, गिव अवे अ सीक्रेट। तो सीक्रेट जो है ना, जो छुपा एक सीक्रेट रहता है, उसको जब मतलब एक पर्सन, जब ऐसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि उगलो उस बात को, ठीक है, मतलब कि वो बात को बताओ क्या है, तो जब वो सीक्रेट को बता देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग, टू कैच समवन ड्यूरिंग अ क्राइम,
टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब्ड, टू डिटेक्ट अ डेड रैट। इसका मीनिंग क्या होगा? टू स्मेल अ रैट, ये भी पूछा गया था। देखो इसका मीनिंग क्या होगा? ओके ये भी बहुत ही सिंपल है। टू सस्पेक्ट समथिंग, मतलब कि कुछ आपको ऐसा मतलब ऐसा अंदेशा आ रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। टू स्मेल द रैट, क्योंकि जब भी जैसे एक चूहा जब मर जाता है तो कैसे पता चलता है? वो मतलब उसका स्मेल से हमको पता चल जाता है ना कि मतलब कि हाँ कि यहाँ पे कुछ मरा हुआ है। तो हम वहाँ पे मतलब सस्पेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, हमको वहाँ पे अंदेशा लग जाता है कि कुछ तो है यहाँ पे। मतलब उसी तरीके से जब कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है या कहीं पे आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। ओके नेक्स्ट है टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक सीरियसली, टू हैव टोटल डिसबिलीव, टू बिलीव विथ सम स्केप्टिज्म, या फिर टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली। इसका मीनिंग क्या होगा? अच्छा स्केप्टिज्म का मीनिंग समझ लो पहले। स्केप्टिज्म का मीनिंग अगर हम बात करें तो डाउट फीलिंग के साथ में। ओके फीलिंग डाउटली, मतलब जब आपको कोई कुछ कहता है और थोड़ा आप डाउट फुली उसको फील करते हो, मतलब आपको सही भी लगता है लेकिन फिर भी डाउट आता है उस बात पे, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिक। ओके तो यहाँ पे टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मीनिंग होगा कि टू बिलीव विथ समथिंग, टू बिलीव समथिंग विथ स्केप्टिज्म। सो थोड़ा बिलीव कर रहे हो आप लेकिन थोड़ा डाउट भी है, तो उसको हम बोलेंगे टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके क्लियर है ये बात? आई होप सो सभी को ये बात क्लियर चल रही होगी अभी तक यहाँ पे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग ये सबको पता ही होगा, सबको पता होगा, ये तो सबने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सभी ने सब इसको सुना ही होगा। ओके मेक अ लिविंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? मेक अ लिविंग का मीनिंग होता है कि टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड। ओके तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है परफेक्ट आगे बढ़ते हैं। टू रेज अ डस्ट, टू रेज अ डस्ट का मीनिंग क्या है? टू मीट वंस डिफीट, टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव अचीव्ड, टू बी सीक्रेटली और इनवर्डली अम्यूज्ड, टू कॉज डिस्ट्रप्शन और कन्फ्यूजन। ओके टू रेज अ डस्ट इसका मीनिंग क्या होता है कि टू कॉज डिस्ट्रप्शन और कन्फ्यूजन, मतलब कि कहीं पे अगर कोई डिस्ट्रप्शन या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है किसी बात में तो उसको हम बोलते हैं टू रेज अ डस्ट। ठीक है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ये भी सुना होगा, सबने सुना होगा, बहुत ही ईजी वाला है ये बहुत ही ईजी वाला है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है फटाफट इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। ठीक है ओकेजनली, वेरी रेयरली, फ्रीक्वेंटली या इंसेसेंटली, तो इसका क्या आंसर होगा? ओकेजनली, वेरी रेयरली, फ्रीक्वेंटली या फिर इंसेसेंटली। इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, वेरी रेयरली। ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ओकेजनली क्यों नहीं हुआ, वेरी रेयरली क्यों हुआ। ठीक है दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ओकेजनली का मीनिंग होता है कि आफ्टर सर्टेन, ओकेजनली का मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, मतलब कि जैसे कि समझो कि ही विजिट्स द टेम्पल ओकेजनली, मतलब ये हो सकता है शायद वो महीने में, ओके मंथ में, ओके वंस इन अ मंथ, वो शायद से वंस इन अ मंथ आता हो या फिर वंस इन अ ईयर आता हो, लेकिन आता है। ठीक है ही विजिट्स द टेम्पल ओकेजनली अगर हम बोलेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि वंस इन अ मंथ या फिर वंस इन अ वाइल, मतलब कभी भी वो जाता है, मतलब कभी तो भी वो जाता है लेकिन उसका रोज नहीं जाता है, लेकिन हाँ एक फिक्स्ड है कि वो जाएगा ज़रूर। रेयरली का अगर हम बात करें तो रेयरली में वो डिफाइंड ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही विजिट्स द टेम्पल रेयरली, दैट मीन्स कि वो जाता भी है कि नहीं जाता है वो हम उसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ओकेजनली में हम थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है ओकेजनली जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि वो जाता है, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार जाता है तो वहाँ पे ऐसा है। ठीक है बट इन रेयरली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, इसीलिए हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी बहुत ही मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके इसका आप मीनिंग यहाँ पे आप जज कर सकते हो। ठीक है आप यहाँ पे जज कर सकते हो। टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, टू इंजर समवन फेटली, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग क्या होगा?
इसका मीनिंग यहाँ पे बताओ फटाफट, चलो। इसका मीनिंग होगा टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि एग्जैक्टली आपने पिन पॉइंट, मतलब जो आपने प्रेडिक्ट किया था और वही चीज़ हुई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, कि जब कोई पर्सन कुछ प्रेडिक्ट करता है और वो राइट हो जाता है, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन आई ओपनर, एन आई ओपनर का मीनिंग क्या होगा? अ टफ डिसीजन, अ शॉकिंग रेवलेशन, अ डिफिकल्ट टास्क, अ स्मॉल ओपनिंग। एन आई ओपनर, ये देखो ये भी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, MTS 2022 में ये भी आया हुआ था, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो इसका क्या है? एन आई ओपनर, अ शॉकिंग रेवलेशन, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ रिवील हुई है, ठीक है, और कोई चीज़ बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी वो रिवील हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एन आई ओपनर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एन आई ओपनर। नेक्स्ट, कैसल इन द एयर, ठीक है, कैसल इन द एयर, इसका मीनिंग क्या होगा? कैसल या फिर कासल, कासल इन द एयर, कुछ भी आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। कासल का मीनिंग क्या होता है वैसे? एक मतलब एक महल, ओके। अक्वायर समथिंग ऑनेस्टली, अनरियलिस्टिक प्लान, वेरी एक्सपेंसिव, पोल्यूटेड एयर, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा अनरियलिस्टिक प्लान, हिंदी में हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, ओके, उसका इंग्लिश मीनिंग है ये कासल इन दी एयर, मतलब कि एक पर्सन है कि जो कि हवा में महल बना रहा है, ओके, हवा महल बनाना हिंदी में भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जो एक फ्रेज़ यूज़ होता है ख्याली पुलाव, मतलब कि सिर्फ वो दिमाग में, सिर्फ उसके मन में, एक पर्सन के मन में चल रहा है वो, तो कासल इन दी एयर मतलब कि एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सा प्लान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला है, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट वाला है, इसका मीनिंग क्या होगा? चलो बताओ। द लास्ट रे ऑफ होप इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, द लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स, द ओनली option left after a series of unsuccessful attempts, the final problem in a series of problems that make a situation intolerable. इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो देखो जब कभी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है और उसमें मतलब बड़ा प्रॉब्लम आता है और उसमें तो बड़े प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम बड़े मतलब जुड़े हुए होते हैं, तो जब बड़े प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करता है तो वहाँ पे मतलब जब लास्ट प्रॉब्लम पे वो पहुँचता है जिसकी वजह से वो जो सिचुएशन था पूरा इनटॉलरेबल था या अनबेरेबल सिचुएशन था, तो अनबेरेबल सिचुएशन जब ख़त्म होने वाला था उसमें जब लास्ट प्रॉब्लम आता है तो उसको हम बोलते हैं कि द लास्ट स्ट्रॉ। दैट मीन्स कि इन द सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम ये सबसे लास्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुल समवंस लेग, ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। पुल समवंस लेग, इसका मीनिंग क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी द मीनिंग फॉर पुल समवंस लेग? इसका मीनिंग सिंपल है, टू टीज समवन, किसी को टीज करना, किसी को चिढ़ाना, उसको हम बोलते हैं टू पुल समवंस लेग, ठीक है। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये भी सिंपल वाला है, बहुत ही सिंपल है ये। बाय हुक और बाय क्रुक ये भी सभी लोगों ने सुना होगा, मतलब बहुत जगह सुना होगा कि आई वॉन्ट टू विन दिस मैच बाय हुक और बाय क्रुक, okay, I want to get this deal by hook or by crook, okay, this thing has to be done without by hook or by crook, that means by any means, किसी भी तरीके से करना है, okay, you have to pass this exam by hook or by crook, मतलब कि तो यहाँ पे गलत रास्ता नहीं अपनाना है लेकिन राइटफुल मेथड से कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ भी करेंगे लेकिन करके रहेंगे। तो बाय एनी मीन्स कैसे भी किसी भी तरीके से, बस उसमें एक चीज़ याद रखना कि गलत रास्ता आप मत अपनाना एग्ज़ाम पास होने के लिए। ये बोलोगे कि सर ने बोला था कि बाय हुक और बाय क्रुक हम कर सकते तो जाके वहाँ पे फिर चिट लेके पहुँच गए, ऐसा मत करना यार प्लीज़, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग क्या होगा? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, टू गेट गुड न्यूज़, टू विन अ लार्ज सम ऑफ मनी, टू गेट लकी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मतलब कि ऐसा न्यूज़ जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आएगा लेकिन समवेयर से वो आ गया, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके। तो इसका मीनिंग होता है बोल्ट कि एक ऐसा न्यूज़ जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आने वाला है बट वो आ जाता है। नेक्स्ट, फुल स्टीम अहेड, मूव वेरी नॉइजली, मेक अ ट्रेन जर्नी, मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आप
ऑप्शन देख के ही इसमें से इसका आंसर जज कर सकते हो। आपको आंसर नहीं भी पता है ना, तो ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आप ना देख के ही जज कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें देख के ही जज कर लोगे कि आंसर क्या होगा, बिकॉज पहले 3 ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास में दिए गए हैं वो तो यूजलेस है। मूव वेरी नॉइजली, मेक अ ट्रेन जर्नी, मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग। तो इसमें ये तो यूजलेस ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन है, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन के साथ में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टीम अहेड, मतलब कि पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट क्या होता है ये बताना है, ठीक है। अ प्लेस वेयर फिश एंड मरीन एनिमल्स आर सोल्ड, मरीन या मराइन आप जो भी चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अ प्लेस वेयर फिश एंड मराइन एनिमल्स आर सोल्ड, या फिर अ प्लेस वेयर स्टोलन गुड्स आर सोल्ड, अ प्लेस वेयर एंटीक्स एंड थर्ड हैंड गुड्स आर सोल्ड, अ प्लेस वेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सोल्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। फ्ली मार्केट हम बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे एंटीक्स और सेकेंड हैंड गुड्स को सेल किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्ली मार्केट। ओके, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? ये भी ईजी है, सॉरोफुली, अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट अ यूनिफॉर्म फ्रॉम द स्काई। आउट ऑफ द ब्लू दैट मीन्स कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आउट ऑफ द ब्लू, ओके। अनएक्सपेक्टेडली मतलब कोई चीज़ हो गई है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस थिंग हैज़ हैपन आउट ऑफ द ब्लू। जैसे कि आप मतलब जैसे कि समझो आपने पढ़ाई नहीं की, आप एग्ज़ाम पास हो गए, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव पास द एग्ज़ाम आउट ऑफ द ब्लू। मतलब कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पास हो गए, आपने पढ़ाई भी नहीं की और एग्ज़ाम दे दिया और पास हो गए, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव पास द एग्ज़ाम आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं पास होऊंगा, लेकिन पास हो गया हूँ, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन द लॉन्ग रन। ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये इडियम नहीं है, एक फ्रेज़ है ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग बताना है। इन द लॉन्ग रन हम हमेशा यूज़ करते हैं ना कि इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी यूजफुल, इन द लॉन्ग रन इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। तो लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मीनिंग क्या होता है? इवेंचुअली, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इवेंचुअली, रिपीटेडली नहीं होगा, इन केस नहीं होगा, ऑन कंडीशन नहीं होगा, इवेंचुअली मतलब कि कभी तो भी, मतलब कि आप जब इसको करते जाओगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी इस चीज़ से, आप इसको करते जाओगे तो आगे जाके आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। LIC वाले या फिर इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं ना, सर यू डू दिस और आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होगा इसका, मतलब कि इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा आगे कहीं जाके इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऑन क्लाउड 9 इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी वरीड, वेरी एंग्री, वेरी टार या फिर वेरी हैप्पी। इसका भी देखो आंसर पता होगा, सभी लोगों को पता हो सकता है इसका आंसर, बहुत ही ईजी है ये बहुत ही ईजी है। ऑन क्लाउड 9 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेरी हैप्पी। ओके, वेरी हैप्पी इसका राइट आंसर होगा। देखो हिंदी में सुना होगा ना कि ठीक है 7वें आसमान पे मत चढ़ो तुम, ठीक है। तो हिंदी में 7वां आसमान होता है, इंग्लिश में उसको 9वां आसमान बना दिया है, ठीक है। तो 7वां आसमान मतलब कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उसने कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। ओके, दिस पर्सन ही इज़ ऑन क्लाउड 9 बिकॉज ही सरपास द एग्जाम विथ 99.99 परसेंटाइल, ठीक है। तो ही इज ऑन क्लाउड 9 मतलब कि ही इज़ वेरी हैप्पी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ कैन ऑफ वॉर्म्स इसका मीनिंग क्या होगा? अ प्लान केप्ट बैक टू बी यूज्ड लेटर, a difficult person to deal with, a good source of money, a complicated situation or problem. A can of worms, can मतलब कि एक डब्बा, मतलब एक डब्बा जो वॉर्म से भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, ये एक फ्रेज है। ओवर एंड ओवर अगेन का मीनिंग क्या होगा? स्टार्ट समथिंग न्यू, डू समथिंग रिपीटेडली, वर्क वेरी हार्ड, एंड ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट। तो ओवर एंड ओवर अगेन का मीनिंग क्या होता है कि डू समथिंग रिपीटेडली, मतलब जब कोई चीज़ को अगेन एंड अगेन आप करते हो, रिपीट करके आप करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, to surrender or give up a contest, to offer a challenge, to become utterly disappointed, या फिर to maintain grit and enthusiasm until the end।
इसका मीनिंग क्या होगा? टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मीनिंग होता है, ओके, द राइट मीनिंग फॉर दिस इज कि इसका मीनिंग होता है कि टू सरेंडर या फिर गिव अप अ कॉन्टेस्ट, मतलब कि या फिर एक चुनौती देना या तो सरेंडर करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलो। 36 मार्कअप, मार्कअप का मीनिंग क्या होगा? ओके, मार्कअप का मीनिंग क्या होगा? पुट अ डियर लेबल, डेलिबरेटली स्मेयर, एक्सीडेंटली स्टेन या फिर इंक्रीज द प्राइस। ओके, व्हाट विल बी द मीनिंग फॉर दिस? इसका मीनिंग हो इंक्रीज द प्राइस। ओके, व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ समथिंग दैट मीन्स इट इज सेड मार्कअप। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम फार एंड वाइड, फ्रॉम फार एंड वाइड, ओके, द टैग स्टार्टेड फ्रॉम फार एंड वाइड, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब ऑल डायरेक्शन से, ओके, जब ऑल डायरेक्शन से कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉम फार एंड वाइड। क्लियर है बात? ओके, परफेक्ट, लेट्स गो अहेड। एट योर बेक एंड कॉल, एट योर बेक एंड कॉल, ओके, एट योर बेक एंड कॉल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे बताओ? टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, टू कॉल समवन रिस्पेक्टफुली, टू हैव नो कंट्रोल ओवर समवन, या फिर टू कॉल समवन एंड देन डिनाई। इसका मीनिंग क्या होगा? ओके, एट योर बेक एंड कॉल, तो इसका मीनिंग होता है टू, इसका मीनिंग जो है दैट इज कि टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन। ठीक है, किसी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल जब रहता है तो उसको हम बोलते हैं एट योर बेक एंड कॉल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ नाइट आउल, ये भी सुना होगा, सबको पता होगा, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी की भी गलती नहीं होनी। समवन हु हैज़ अ गुड आई साइट, समवन हु वर्क्स वेरी हार्ड, समवन हु नेवर वर्क्स, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब तक सभी लोगों ने यहाँ पे आंसर बता ही दिया होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, इसको हम बोलते हैं अ नाइट आउल। ठीक है, अच्छा, नाइट आउल अगर उसको हम बोलते हैं तो जो सुबह में जल्दी उठता है उसको हम क्या बोलते हैं? ज़रा कमेंट करके बताना। जो सुबह में अ पर्सन, ओके, अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको बताना। अ नाइट आउल अगर है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, या फिर उसको हम बोलते हैं अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको बोलते क्या है? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, एज वन विशेस, बी बाउंड टू ओबे, अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, विथ ऑल ऑफ वंस बिलोंगिंग। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? What will be the right answer for this? That is option C, a pleasant condition of life. तो उसको हम बोलते हैं bed of roses. ठीक है, so he lives in a house bed of roses. That means कि a very pleasantful house और बहुत ही pleasantful condition है उसका life का. ओके, तो जब किसी के life में एक बहुत ही pleasantful condition build होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं bed of roses. ठीक है, next आगे बढ़ते हैं। बैग एंड बैगेज, ये भी सुना होगा, स्कूल में सुना होगा सब लोगों ने। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा होगा ना तो बहुत कॉमन है ये वर्ड यूज़ होना। ठीक है, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है विथ ऑल, ओके, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब कि आपके पास में जो भी कुछ है, सब कुछ, ओके, एवरीथिंग दैट यू हैव, उसको हम लोग बोलते हैं बैग एंड बैगेज। ठीक है, जो भी चीज़ आपसे बिलोंग करती है, जो भी चीज़ आपकी है, उसको हम लोग बोलते हैं बैग एंड बैगेज। जैसे कि अगर समझो मकान मालिक आके बोले कि गेट आउट फ्रॉम माई हाउस विथ ऑल योर बैग एंड बैगेज, दैट मीन्स कि अपना सब कुछ, मतलब बोरिया बिस्तर बांध के भागो यहाँ से। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर, तो वही होता है बैग एंड बैगेज, मतलब कि पूरा सब कुछ लेके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वंस ओन हार्ट, ठीक है, आफ्टर वंस ओन हार्ट, हैविंग अ फेस एज वंस ओन, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिसिमिलर टू वंस ओन, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स फार टू वंस ओन, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा दैट इज हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन, मतलब कि किसी से, मतलब ओके, ओके, किसी से आप जब मतलब अपना शेयर करते हो, मतलब सेम, ओके, ओके, शेयरिंग ऑफ
सेम टेस्ट एंड व्यूज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि हैविंग वंस ओन हार्ट, मतलब कि किसी के साथ में जब आप कुछ चीज़, मतलब आपका व्यूज़ और सामने वाले का व्यूज़ सेम है, तो या फिर आपका टेस्ट, मतलब आपको जो चीज़ पसंद है वही सामने वाले को भी पसंद है, या फिर सामने वाले को वो पसंद है जो आपको पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं हैविंग आफ्टर वंस ओन हार्ट। ठीक है, तो हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन। नेक्स्ट, टू कॉल इन क्वेश्चन। टू कॉल इन क्वेश्चन इसका मीनिंग क्या होगा? शो इंडिफरेंस, टेक अ रेजोल्यूट स्टैंड, चैलेंज, या फिर डिसलाइक द अरेंजमेंट। टू कॉल इन क्वेश्चन दैट मीन्स टू चैलेंज। ओके, तो इसमें इसका मीनिंग होता है टू चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। इन डायर स्ट्रेट्स। ओके, अच्छा, इन डायर स्ट्रेट्स, अब इसमें डायर का मीनिंग समझ लो। अच्छा, डायर का मीनिंग होता है वेरी बैड। ठीक है, और स्ट्रेट्स का मीनिंग होता है सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन। ओके, वेरी बैड सिचुएशन। वैसे स्ट्रेट का एक और मीनिंग होता है, अगर हम बात करें तो स्ट्रेट का ना एक और मीनिंग होता है। वो मीनिंग होता है कि स्ट्रेट ना, मतलब कि इट इज़ अ नैरो, ओके, नैरो लैंड पीस बिटवीन टू सी और ओशन। ठीक है, दो ओशन या फिर सी के बीच में, ठीक है, दो नदी या फिर समुंदर के बीच में। ओके, तो एक जो नैरो पीस ऑफ लैंड होता है ना, एकदम पतला सा, मतलब कि समझो कि यहाँ पे पूरा नदी है, यहाँ पे एक पतला सा एक मतलब जगह है, और ये यहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे बताओ, क्रम्बल अंडर ऑटोक्रेसी, एलिमिनेट डाउट्स एंड फियर्स, फ्यूचरिस्टिक होप, वेरी बैड सिचुएशन। देखो यहाँ पे सिंपल है, इन डायर है, और स्ट्रेट का एक मीनिंग सिचुएशन से भी रिलेटेड है, तो इसका सिंपल सा है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, वेरी बैड सिचुएशन। इन डायर स्ट्रेट्स दैट मीन्स की वेरी बैड सिचुएशन। और वैसे भी देखो यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से आप यहाँ फंस जाओ अगर इस जगह पे, तो एक तरफ तो कुआं एक तरफ खाई वाला सिचुएशन है ना, वही हम हिंदी में जो बोलते हैं मुहावरा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इन डायर स्ट्रेट्स। मतलब कि या तो इधर जाओगे तो भी यहाँ पे सी है, यहाँ जाओगे तो यहाँ भी सी है, मतलब कि दोनों तरफ समुंदर ही समुंदर है, कहाँ जाओगे आप, मतलब कहीं जा ही नहीं सकते, तो इन अ वेरी बैड सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टील समवन्स थंडर, टू फॉलो अ सक्सेसफुल पर्सन्स इंस्ट्रक्शन, टू इमिटेट others, to take the credit of something someone else did, to find it difficult to choose between two alternatives। अच्छा, imitate का मीनिंग क्या होता है? imitate का मीनिंग होता है कॉपी। आपने ये सुना होगा ना, इमिटेशन ज्वेलरी, सुना है क्या ये सब किसी ने? इमिटेशन ज्वेलरी। ठीक है, इमिटेशन का ज्वेलरी का मीनिंग होता है कि वो रियल नहीं है, मतलब रियल गोल्ड या फिर रियल सिल्वर, ओरिजिनल सिल्वर और गोल्ड का नहीं बना है, या फिर डायमंड का नहीं बना है, उसके अंदर नकली है सब कुछ। ठीक है, सब नकली बना हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मीनिंग बता दो चलो फटाफट इसका। टू स्टील समवन्स थंडर, ओके, अब इसमें इसका मीनिंग जो है वो होता है टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, मतलब किसी और का क्रेडिट खुद ले लेना, मतलब कि किसी और ने कुछ किया है और जाके उसका क्रेडिट खुद ले लेना, मतलब कि खाना किसी और ने बनाया है, जाके बोल देगा हाँ खाना तो हमने बनाया भाई, तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा खाना आपने बनाया। ठीक है, किसी और का जो मतलब क्रेडिट था वो आप जब ले लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टील समवन्स थंडर, मतलब चोरी कर लिया ना किसी का आपने क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट एट द एंड ऑफ टनल, ये भी ईजी है, यहाँ पे बता सकते हो। समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एन ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मैटर, न्यू लाइट कमिंग आउट फ्रॉम डार्कनेस, अ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, अ प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, गलत है ये ऑप्शन वैसे, अ प्रिपेयरिंग नहीं, अ प्रिपरेशन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए,
ओके, रीज़न फॉर दैट इज़ कि समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब कि आप समझो कि आप एक टनल में फंसे हो, पूरा अंधेरा है और कहीं से एक छोटा सुराख है, एक होल है, वहाँ से एक थोड़ा सा लाइट आता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, वहाँ से लाइट आ रहा है ना, दैट मीन्स कि यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दैट मीन्स कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए और एक लाइट का छोटा सा रोशनी आपको दिखाई दिया तो आप समझ गए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो लाइट क्या सिग्नल कर रहा है ना आपको कि यहाँ पे पहुँचोगे तो आपका डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी वेरी कीन, टू बी कन्फ्यूज्ड, टू डिसग्रेस वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ। तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन डी, टू प्रेज वन सेल्फ। ओके, ब्लोज वन ओन ट्रम्पेट मतलब कि अपनी तारीफ खुद ही करना, ठीक है। एक पर्सन जो खुद की अपनी तारीफ करता रहता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब कि वो अपना ही बांसुरी लेके बजा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, ये भी आप लोगों ने हिंदी में इसका मुहावरे का मीनिंग पता होगा। ओके, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स on the point of dying, at the slightest signal of or provocation, making a bad situation even worse, performing a desirable action। इसका जो राइट मीनिंग है दैट इज ऑप्शन सी, मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब कि क्या कर रहे हैं, फ्लेम्स मतलब कि आग, आग जल रही है और उसके अंदर फ्यूल डाल रहे हो, मतलब और आप, दैट मीन्स कि वो हम लोग कहते हैं ना कि जले में नमक डालना या फिर जले में घी और डालना, तो वही बात होती है कि मतलब कि एक सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है उसको और ख़राब कर रहे हो आप, ठीक है। टू मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स मतलब कि और ख़राब करना उसको, ठीक है। हैंग इन देयर, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। हैंग इन देयर इसका मीनिंग क्या होगा? अ वाइज डिसीजन, ओवरकमिंग जॉय, डोंट टेक अप ऑन कंट्रोवर्सी, डोंट टेक अप अ कंट्रोवर्सी, डोंट गिव अप। इसका राइट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन डी, डोंट गिव अप, दैट इज़ द राइट मीनिंग फॉर दिस वन, हैंग इन देयर, ठीक है। जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यू हैंग इन देयर अंटिल यू डोंट विन, दैट मीन्स कि डोंट गिव अप अंटिल यू डोंट विन, ठीक है। नेक्स्ट, टू पुट अ स्मोक सॉरी टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक मतलब कि एक के व्हील में अगर आप समझो एक डंडा ऐसा डाल दो, ओके, एक व्हील है, ओके, बाइसिकल अगर समझो चल रही है और आप एक मतलब एक ऐसा एक स्टिक ले लो और उसके व्हील के बीच में डाल दो तो क्या हो जाएगा? उसका व्हील रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, तो फिर मतलब साइकिल रुक जाएगा। तो टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू थ्वार्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिज़ाइन, टू लीव समवन विदाउट एनी प्रोविजन, टू रिसीव कोल्ड रिसेप्शन, नरेटिंग अ फॉल्स स्टोरी। अच्छा, थ्वार्ट का मीनिंग समझ लो। यहाँ पे थ्वार्ट का मीनिंग होता है कि स्टॉप समबडी, ठीक है, स्टॉप समबडी फ्रॉम देयर प्लान, ठीक है, ये थॉट का मीनिंग होता है। तो टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है, टू थ्वाट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिज़ाइन, मतलब कि एक पर्सन ने कुछ अपना डिज़ाइन किया था, मतलब कि कुछ प्लान डिज़ाइन किया था, उसको रोक देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, मतलब कि कुछ करने जा रहा था कोई और आपने रोक दिया उसको, ठीक है। सो दीज वर ऑल द 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि, और मैं आपको कहूँगा कि एक बार वापस से इस हो सके तो इस लेक्चर को पूरा रिवाइंड करके एक बार वापस देखना, ठीक है। और हम 500 लगभग 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप करने वाले हैं, ताकि ऐसा कोई भी इडियम एंड फ्रेजेस नहीं बचा रह जाना चाहिए जिसकी वजह से आप मार्क्स लूज़ करें, ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि हम ऑलमोस्ट 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप कर दें। अब देखिए, आज के दिन में 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने लेक्चर में कंडक्ट किया है, साथ में 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर यू। कहाँ पे वेट कर रहे हैं? वो वर्कशीट में वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वर्कशीट मिल जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसके अंदर और 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। और ये जो है, ये आपको पूरा का पूरा नोट्स जो है ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे,
ठीक है। ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे और साथ में व्हाट्सएप के ऊपर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये आपको मिल जाएगा, तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। वहाँ पे जाके आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में कभी टेस्ट वगैरह रहेगा, अपडेट्स वगैरह रहेंगे, नोटिफिकेशंस रहेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर कोड दिया गया, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।